हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ढेर सारा पैसा दे दूं, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की आपको सुविधा ना दूं, उस पैसे को खर्च करने की आपको आज़ादी ना दूं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्या मेरे उस दिए गए पैसे का आपको कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के साथ होता अगर हमारा अनुच्छेद 32 ना होता। यानी कि अगर हमारा अनुच्छेद 32 ना होता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 नहीं होता, तो हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उनका कोई भी आसानी से उल्लंघन कर देता और संविधान में उन मूल अधिकारों को देने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे संविधान का अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो देखिए, समझते हैं इसको। देखिए, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि हमारा समानता का अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये जितने भी मूल अधिकार हैं, कितने हो गए? एक, समानता; दो, स्वतंत्रता; तीन, शोषण के विरुद्ध; चार, धार्मिक स्वतंत्रता; और पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इन पांच के पांच मूल अधिकारों को जो संरक्षण दे रहा है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, वो कौन सा अधिकार है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 खुद भी अपने आप में एक क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट हुए कितने? 5, 6। 5 तो हो गए ये वाले फंडामेंटल राइट, और छठा हो गया उन्हें बचाने के लिए, उनके उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए आर्टिकल 32। यदि आर्टिकल 32 नहीं होता तो कोई भी हमारे इन मूल अधिकारों का आसानी से उल्लंघन कर जाता, आसानी से इनका क्या है? वॉयलेशन कर जाता। तो इसकी स्थिति ठीक वैसे ही होती जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं किसी को ढेर सारा पैसा दे दूं और उसे खर्च करने की अनुमति नहीं दूं, खर्च करने की सुविधा नहीं दूं, या फिर मैं किसी को ढेर सारा पैसा दे दूं और उसे प्रोटेक्शन करने के लिए, पैसे को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई सुविधा नहीं दूं, तो फिर उस व्यक्ति को मैं कितना ही भी पैसा दे दूं, उस पैसे को देने का कोई भी औचित्य नहीं है। इससे तो मैं उसे पैसे दूं ही ना। ठीक इसी तरीके से जब हमारे संविधान में संविधान सभा ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन मूल अधिकारों को जोड़ा, तो इन्हें बचाने के लिए एक उपचार भी दिया, इन्हें बचाने की एक दवाई भी दी, इन्हें बचाने का एक हथियार भी दिया। और वो उपचार, वो दवाई, वो हथियार क्या है? हमारा अनुच्छेद 32, हमारा अनुच्छेद 32। अब देखिए अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, यानी कि बेकार हो जाएगा, संविधान का कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं आर्टिकल 32 का नाम लूंगा। कौन से आर्टिकल का नाम लूंगा? आर्टिकल 32 का। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और हार्ट कहा। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा क्या है, पेपर में क्या क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, तो आप प्रस्तावना को बताएंगे। किसको बताएंगे? प्रस्तावना, यानी कि हमारी प्रेम्बल को बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार हमारे संविधान की आत्मा क्या है, हमारे संविधान का हृदय क्या है, तो आप आंसर देंगे आर्टिकल 32 को। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना आंसर देना है। और यह पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में संविधान की आत्मा और हृदय क्या है, तो आप अनुच्छेद 32 को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जितने भी अन्य मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों के उपचार के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अब ये उपचार करता कैसे है, तो देखिए समझते हैं इसको भी। ये कैसे उपचार करता है? आर्टिकल 32 हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं
उन्हें संवैधानिक उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता कैसे है? ये क्या करता है कि जब कोई भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, वोलेशन करेगा, चाहे वो सरकार हो, राज्य हो या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, अगर वो उल्लंघन कर रहा है किसका? हमारे मूल अधिकारों का, तो अनुच्छेद 32 रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। किसकी? रिट जारी करने की शक्ति। अब ये रिट क्या है? देखिए, ये रिट शब्द जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। सबसे पहले जो अधिकारों का विकास हुआ है, जो मूल अधिकारों का विकास हुआ है, वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में 1215 में वहां के राजा के द्वारा वहां के लोगों को जो अधिकार दिए गए थे, अगर उन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता था तो राजा उसके जवाब में, उल्लंघन करने के जवाब में क्या जारी करता था? रिट जारी करता था, जो राजा का एक आदेश होता था। क्या होता था? राजा का आदेश होता था। उस आदेश को ही क्या कहते थे? रिट कहते थे। और वो आदेश जारी करके, रिट जारी करके उस व्यक्ति को दंड देता था या उसे संस्था को दंड देता था जिसने उन अधिकारों का क्या किया है? उल्लंघन किया है। तो ठीक इसी तरह जब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार देता है, कोई हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट दोनों को ये पावर दी गई है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में राजा रिट जारी करता था, ऐसे ही हमारे यहाँ कोर्ट रिट जारी करती हैं। और कोर्ट भी कौन कौन सी जारी करती हैं? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई और न्यायालय इन रिटों को जारी नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। बात समझ में आई? अब देखिए, आर्टिकल 32 स्वयं में एक क्या है? मूल अधिकार है, यानी कि इस मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमें रिट जारी करने के लिए मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 स्वयं में एक क्या है? मूल अधिकार है। और संविधान में कहा गया है कि आपसे आपका मूल अधिकार कोई भी नहीं छीनेगा। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत वो रिट जारी करने की शक्ति रखता है, तो आर्टिकल 226 कोई मूल अधिकार नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना भी कर सकता है और कोई अन्य उपचार, कोई अन्य दवाई देकर आपको भेज सकता है, कोई अन्य सलाह आपको दे सकता है कि आप इस तरीके से काम करिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। लेकिन अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार होने के कारण सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य होता है, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 226 है ये मूल अधिकारों से बाहर है, मूल अधिकारों के अंदर नहीं है। अगर ये आर्टिकल 226 ये भी मूल अधिकारों के अंतर्गत होता तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करने के लिए बाध्य होते। लेकिन अब केवल सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं रिट हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी जो रिट है वो 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की रिट हैं हमारी? 5 प्रकार की रिट हैं। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडेमस। तीसरी है प्रतिषेध। कौन सी है तीसरी? प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन। चौथी है उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं सर्चरी। और पांचवी है अधिकार प्रच्छा, जिसे कहते हैं कोवारंटो। क्या कहते हैं जिसे? कोवारंटो। तो पहली हो गई, इनके नाम याद कर लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एग्जाम में एज इट इज पूछ लेता है। कैसे पूछ लेगा वो? बंदी प्रत्यक्षीकरण भी दे देगा और हैबियस कॉर्पस भी दे देगा, और इस हैबियस कॉर्पस को हिंदी में लिख देगा हैबियस कॉर्पस। तो आपको हिंदी और इंग्लिश इनकी दोनों अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्चरी, अधिकार प्रच्छा, कोवरंटो। अब इन रिटों को समझते हैं कि ये रिट, इनका मतलब क्या है और ये किसे जारी होती हैं, किस तरीके से जारी होती हैं। समझते हैं इसको। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
सबसे पहली रिट कौन सी है हमारी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है टू हैव द बॉडी। क्या है? टू हैव द बॉडी, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करना, किसी के शरीर को क्या है? प्रस्तुत करना। तो देखिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने क्या है? अवैध कब्जे में रख रखा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है, या उसे कहीं पर बंद कर लिया है, या उसे कहीं पर बंदी बना लिया है और काफी समय हो गया है, और उस व्यक्ति को फिर इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उसके शरीर को प्रस्तुत कीजिए, टू हैव द बॉडी, उसे हमारे सामने लाइए, और हम ये देखेंगे कि उसे जो बंदी बनाया गया है, चाहे वो किसी सरकारी कर्मचारी ने यानी कि पुलिस ने बंदी बनाया है, या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने उसे बंदी बनाया है, फिर उसकी कस्टडी की जांच होती है कि संविधान के अनुसार उसकी कस्टडी सही है या नहीं है। अगर उसकी कस्टडी जो है कानून के अनुसार पाई जाती है तो फिर उस व्यक्ति को दोबारा कस्टडी में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी कस्टडी कानून के अनुसार नहीं पाई गई तो फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है उसको क्या कर देंगे? उसे आज़ाद कर देंगे, उसे बरी कर देंगे। तो जो हमारा सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कब जारी होती है? जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। अब बंदी कौन बना सकता है भाई? या तो आपने कोई क्राइम करा हो और कोई सरकारी अधिकारी आपको हिरासत में ले, पुलिस हिरासत में ले ले या कोई और हिरासत में ले ले, और वो कानून के तहत हो, तब ये रिट जारी नहीं होगी। लेकिन अवैध रूप से मान लो पुलिस ने आपको बिठा लिया या किसी और अधिकारी ने आपको बिठा लिया, प्रेशर दे रखा है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, हम आप पर ये कार्रवाई कर देंगे, हम आपका ये नुकसान कर देंगे, इसलिए आपको यहीं रहना पड़ेगा, तो व्यक्ति क्या है? फिर दूसरे व्यक्ति के माध्यम से रिट जारी करवा देगा, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सी रिट जारी करके उसे छुड़वा देंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करना। अब यहां पर यह भी पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जब रिट जारी होती है तो हमारे कौन से आर्टिकल का पालन होता है? तो इससे जुड़ा हुआ हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। तो अगर किसी ने हमको बंदी बना लिया तो हमारा जीने का अधिकार क्या है? छिन गया, क्योंकि हमारे प्राणों की और हमारे शरीर की जो स्वतंत्रता है वो छिन गई। तो इसलिए हमारा आर्टिकल क्या है? छिन गया। और आर्टिकल 21 अगर छिना तो यानी कि हमारे मूल अधिकार छिन रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से। तो आर्टिकल 21 के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर को प्रस्तुत करना, ये कौन जारी करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ हो सकती है? क्या प्राइवेट व्यक्ति? हाँ बिल्कुल, अगर निजी व्यक्ति ने, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने आपको बंदी बना लिया है तो भी जारी हो जाएगी, या फिर किसी सरकारी अधिकारी ने आपको बंदी बना लिया है तो भी ये जारी हो जाएगी। यानी कि सरकारी अधिकारी, जिसे हम लोक प्राधिकारी कहते हैं, उसके खिलाफ भी ये जारी हो जाएगी, और जो प्राइवेट व्यक्ति है, कोई निजी व्यक्ति है, उसके खिलाफ भी ये रिट जारी हो सकती है। अब आते हैं परमादेश। परमादेश जो रिट है इसका मतलब है टू कमांड, यानी कि आदेश देना। अब इसमें कोर्ट किसको आदेश देगा? इसमें कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी, लोक अधिकारी को कमांड करेगा, आदेश देगा, और ये कहेगा कि आपको जो काम, जो कर्तव्य, जो ड्यूटी सौंपी गई है, आप उसको क्यों नहीं कर रहे, या सही तरीके से आप क्यों नहीं निभा रहे। अगर उसकी कंप्लेंट कोई कोर्ट में करता है तो कोर्ट इस रिट को जारी कर उसे कमांड देगा कि आप अपने कर्तव्य को, आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाइए। ठीक है, और वो कोर्ट की बात नहीं टालेगा। तो परमादेश रिट जो है वो किसके खिलाफ जारी होगी? वो किसके खिलाफ जारी होगी? सरकारी अधिकारी के, लोक प्राधिकारी के। क्या प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकती है? ये परमादेश रिट प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति को अपने अधिकार हैं, वो कोई काम करे या ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन जब आप लोक सेवक बन जाते हैं, सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, लोक प्राधिकारी बन जाते हैं,
तब आपको कानून के अनुसार, सरकार के नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और अगर ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे तो आपको कमांड आएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको कमांड करेंगे और कमांड करके कहेंगे कि अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्य सही तरीके से निभाइए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये तो लोक प्राधिकारी और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो जाएगी, लेकिन जो हमारी परमादेश टू कमांड, आदेश देना, ये जो है केवल लोक प्राधिकारी के लिए जारी होगी, प्राइवेट व्यक्ति के लिए ये जारी नहीं होगी। प्राइवेट व्यक्ति से कमांड देकर ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस काम को करिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी भी सरकारी विभाग को ज्वाइन नहीं कर रखा है, किसी सरकारी पद पर वो नहीं है, तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो काम को करे या ना करे। उसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जो हैं, ये दोनों रिट अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ होती हैं जारी। किसके खिलाफ? दोनों की दोनों अधीनस्थ न्यायालय, सबोर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सबोर्डिनेट कोर्ट, सबोर्डिनेट कोर्ट। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट सबसे पहले समझते हैं। प्रतिषेध, टू फॉरबिड, यानी कि मना करना। उत्प्रेषण का मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड, यानी कि सत्यापित करना। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जितने भी निचली अदालत हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कितना है? एक है। उसके नीचे अंडर में क्या होते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे देश में कितने हैं? 25। और फिर हाई कोर्ट के नीचे निचले स्तर पर क्या होते हैं? जिला अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में होती है। तो जितनी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलग अलग जो अन्य कोर्ट होती हैं, वो क्या किस में आती हैं? अधीनस्थ न्यायालय में आती हैं, सबोर्डिनेट कोर्ट में आती हैं। तो सबोर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ कौन सी रिट जारी होती है? ये दोनों रिट जारी होती हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है। अब प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ कब जारी होगी? जब वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा मना करने के लिए। अच्छा, मना कब करेगा? जब वो अपना कोई भी डिसीजन अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कर रहा है, किसी ऐसे मैटर की वो सुनवाई कर रहा है जिस पर उसकी अधिकारिता नहीं है, किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जिस पर वो अधिकार क्षेत्र, उसके अधिकार क्षेत्र में वो मैटर नहीं आता। तो जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उस अधीनस्थ न्यायालय से कहेंगे, उससे मना करेंगे कि आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने अधिकार क्षेत्र में आइए। बात समझ में आई? तो अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे मना कर देंगे और उसे कौन सी रिट जारी करेंगे? प्रतिषेध रिट। इसीलिए इसका नाम है मना करना या टू फॉरबिड। अब देखिए उत्प्रेषण रिट क्या है? ये भी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी करेंगे तो ये तब जारी होगी जब अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जिसमें गलतियां हैं, जिसमें खामियां हैं, और उसने डिसीजन ऐसे क्षेत्र में जाकर किया है जहां पर वो अधिकारिता नहीं रखता है। तो अगर केस चल रहा है तब वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है तो फिर प्रतिषेध रिट जारी कर देगा वो। और उसने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मान लो कोई डिसीजन दे दिया और डिसीजन में भी क्या है? कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई एरर है, इस तरीके का डिसीजन वो नहीं दे सकता, तो कौन सी रिट जारी हो जाएगी? उत्प्रेषण रिट, टू बी सर्टिफाइड। सत्यापित उसे करना पड़ेगा कि आपने किस अधिकार के तहत आपने ये डिसीजन दिया है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट दोनों अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ हैं। अब देखिए आगे अधिकार प्रच्छा, को वारंटो। अधिकार प्रच्छा क्या है? बाय विच वारंट, किस आदेश या प्रपत्र द्वारा। देखिए अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, लोक अधिकारी किसी भी पद पर वो उस पद की योग्यता नहीं रखता लेकिन वो उस पद पर बैठा है, सरकार से उसकी मिली भगत है, या मान लो उसने जुगाड़ कर लिया, कोई सेटिंग कर ली और वो उस पद पर पहुंच गया, लेकिन वो एबल नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और मुझे पता चल गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कोर्ट में जाऊंगा और उसके खिलाफ क्या कर दूंगा?
कंप्लेंट कर दूंगा कि ये व्यक्ति जो इस पद पर बैठा है ये इस पद पर रहने लायक नहीं है, ये सारी डिमांड जो इस पद की हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर रहा है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक रिट जारी करेगी और उससे कहेगी कि आप किस आदेश या प्रपत्र द्वारा बैठे हैं और हम आपके पद की जांच करेंगे कि आप इस पद पर जो बैठे हैं वो सही है या नहीं है, यानी कि आप वो डिमांड फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर वो डिमांड सही फुलफिल कर रहा होगा तो वो उस पद पर बना रहेगा, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो फिर कोर्ट उसको हटा देगी, उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, उसका पद वैकेंट हो जाएगा। तो ये अधिकार जो परीक्षा रिट है ये केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी होगी, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होगी। मान लो मैं अपनी कोई कंपनी खोल लूं और मैं चौथी पास हूं या पांचवी पास हूं मैं, तो अगर मैं किसी सरकारी विभाग में जाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, चपरासी की ही नौकरी मिलेगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा मिली तो। लेकिन अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का मालिक बन गया तो मैं चौथी पांचवी बेशक पास हूं, कोर्ट मुझसे ये नहीं कहने का कि आप इसके डायरेक्टर बन गए और आप इसके डायरेक्टर बनने लायक नहीं हैं, और मैं आपको रिट जारी कर रहा हूं कि किस आदेश या प्रपत्र द्वारा आप बैठे हैं। भाई वो मेरा प्राइवेट मामला है, वो मेरी प्राइवेट कंपनी है, मैं उस प्राइवेट कंपनी में कोई भी पद ले सकता हूं, मेरे पद की कोई भी जांच नहीं करेगा। तो ये रिट किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था के खिलाफ जारी नहीं होगी, किसके खिलाफ जारी होगी, लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी होगी। जब किसी लोक प्राधिकारी ने किसी पद को अवैध रूप से कब्जे में कर लिया है और वो उस पर बैठने लायक नहीं है। तो सबसे पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है और उसे बंदी उस कानून के तहत या मान लो अवैध तरीके से बनाया गया है बंदी उसको, तो कोर्ट क्या है, रिट जारी कर देगा, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये रिट प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी है और सरकारी अधिकारी लोक प्राधिकारी के खिलाफ भी है। परमादेश रिट, हम आदेश देते हैं कि आप ड्यूटी नहीं कर रहे ठीक से, आपको आपकी ड्यूटी सही तरीके से करनी है, आपकी जो ड्यूटीज आपको सौंपी गई हैं आप उन्हें ठीक से करिए। तो ये किसके खिलाफ है, ये लोक प्राधिकारी के खिलाफ है, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकती। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जो हैं ये अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ हैं। प्रतिषेध रिट जब वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है, सुनवाई कर रहा है किसी मामले की, तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। कौन सी रिट जारी करके, प्रतिषेध, और उसने मान लो डिसीजन दे दिया है और डिसीजन में कोई त्रुटि है, कोई खामी है और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन दिया है, तो उसे उत्प्रेषण रिट जारी करके उससे सवाल जवाब किया जाएगा। उसके बाद अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा जो है बाय विच वारंट, ये अभी मैंने बताया आपको, ये सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी होगी, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होगी। और सरकारी अधिकारी से पूछा जाएगा आपने जिस पद को धारण किया हुआ है क्या आप उसकी जितनी भी योग्यताएं हैं, एबिलिटी हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आप पद पर बने रहिए, वरना आपका पद धारण करना क्या है, अवैध है। तो आज आपने समझा कि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो हमारे जितने भी और मूल अधिकार हैं, कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वो सारे अधिकार बेकार हो जाते, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई भी अधिकार नहीं होता। और ये भी देखिए कि इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को भी मूल अधिकार बनाया गया है। अगर ये मूल अधिकार भी नहीं होता तो भी दिक्कत हो जाती, इसलिए इसे भी मूल अधिकार बनाया गया है ताकि इसे कोई भी ना छीन पाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और सभी को शेयर करना। धन्यवाद।